नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है @GS विद विजय सिंह। यानी हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं और जीएस में पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ रहे थे। पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों को आज स्टार्ट करना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी न्यायपालिका के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है, जो बैठी हुई संस्था होती है, वो होती है उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो उच्चतम न्यायालय की अगर हम लोग बात करें तो उसका जो गठन किया गया था 28 जनवरी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 28 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। और जब इसका गठन किया गया था, उच्चतम न्यायालय का जब गठन किया गया था, उससे पहले की अगर हम लोग बात करें तो उससे पहले आपको पता है कि भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का शासन था। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा देश रिपब्लिक बना। और जब रिपब्लिक बना तो उसके बाद ही हम लोगों ने क्या किया, अपने कोर्ट बनाया, अपना उच्चतम न्यायालय बनाया। इससे पहले उच्चतम न्यायालय से पहले जो भी कोर्ट काम कर रहा था उसका नाम था प्रीवी काउंसिल, जो परिसंघीय न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा था। इसने यानी हमारे उच्चतम न्यायालय ने किसकी जगह ली, प्रीवी काउंसिल की जगह ली। और प्रीवी काउंसिल की जगह ली जब हमारा संविधान उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो उस समय जो व्यवस्था थी, एक यानी 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 7 उनके सहायक न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में संसद इनकी संख्या, संसद को अधिकार है कि संसद क्या कर सकती है कि इनकी संख्या बढ़ा घटा सकती है। तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या क्या हो गई है, वर्तमान में 31 हो गई है। यानी 1+30 का मतलब कि एक होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अलग होते हैं जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। इन सबसे मिलकर हमारा क्या बनता है, सुप्रीम कोर्ट बनता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में 31 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई वर्तमान में। इसकी संख्या समय समय पर, यानी शुरुआत में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उस समय टोटल 8 ही क्या थे, न्यायाधीश थे। लेकिन समय समय पर जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए, काम का बोझ बढ़ता गया, तो संसद समय समय पर इसमें इनकी संख्या बढ़ोतरी करती गई और वर्तमान में पहुंच गए टोटल 31, यानी आज की डेट में 31 न्यायाधीश हमारे देश में हैं। ठीक है ना। तो इसके बारे में, और राष्ट्रपति क्या करता है, इनकी नियुक्ति जो करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन्हीं सब के बारे में आज हमें डिटेल से पढ़ना है, किस अनुच्छेद में इनमें बात की गई है और क्या क्या इनके अधिकार क्षेत्र हैं, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, कैसे इनको हटाया जाता है, इन सब के बारे में आज हमको विस्तार से पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी इतना आप लोगों ने जाना। अब इसके बाद अगर हम बात करें न्यायाधीशों के बारे में या सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के बारे में, तो हमारे यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकहरी न्यायिक व्यवस्था और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है ना। और इसलिए हमारे न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च पद पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है। यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। यानी न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च पद पे है। ठीक। अब उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है। ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोगों को देखना है कि इनकी जो नियुक्ति करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो हम लोग जान ही चुके हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कोई सीमा निर्धारित की गई है। यानी योग्यता में अगर हम लोग बात करें न्यायाधीशों की योग्यता में, तो आयु सीमा निम्नतम नहीं की गई।
यानी कोई भी व्यक्ति अगर योग्य है और वो हाई कोर्ट में 10 साल से क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और उसको नॉलेज ज़्यादा हो गया है किस चीज़ का, न्याय व्यवस्था का और कानून का, तो उसे क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। यानी जो निम्नतम आयु है वो निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है ना, लेकिन उच्चतम आयु 65 वर्ष तक, 65 वर्ष तक क्या कर सकता है, वो 65 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट में वो सेवा दे सकता है, ठीक है ना। यानी एक बार नियुक्त होने के बाद वह अवकाश ग्रहण करने की वो जो आयु होती है वो होती है 65 वर्ष तक वो सेवा दे सकता है। हमने कहा कि योग्यता में इनके क्या है कि कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में वो प्रैक्टिस कर चुका हो। दूसरा, कानून का, विधि का अच्छा जानकार हो। अच्छा का मतलब बहुत अच्छा जानकार, बहुत अच्छी नॉलेज हो कानून के बारे में, तब उसे क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना के नियुक्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक। अब इनको हटाने की अगर बात की जाए, अगर हम लोग इनको हटाने की बात करें तो साबित कदाचार या जो पद का दुरुपयोग कर लिए होंगे, करते होंगे, तो इन्हें विशेष बहुमत से यानी असमर्थता या साबित कदाचार से हटाया जाता है। और वो भी कैसे, महाभियोग लगाकर, यानी असमर्थता तथा साबित कदाचार के आधार पर इन पर महाभियोग लगा के इनको हटाया भी जा सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इनको हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में क्या लाया जाता है, प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि ऐसे फला चीफ जस्टिस या जस्टिस ने क्या किया है, अपने पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है, या वो असमर्थ है कि वो न्याय व्यवस्था में नहीं रह सकता, तो उसको संसद में किसी भी सदन में क्या लाया जाता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है, और प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास किया जाता है, और उस प्रस्ताव के 2/3 बहुमत के द्वारा यानी पास करके दूसरे सदन में भेजा जाता है, और दूसरा सदन भी अगर जांच करता है और अगर वो सिद्ध पाया जाता है, और तो देखा गया कि अगर वो न्यायाधीश जिस पर ये प्रस्ताव लाया गया है, तो अगर उस पे उसके ऊपर ये चीज़ साबित कर दी जाती है कि हाँ ये असमर्थ है या किसी प्रकार से ऐसा वो काम किया है जो इसको पद पर रहते हुए नहीं करना चाहिए होता है, तो फिर संसद इनको महाभियोग द्वारा हटा भी सकती है। और महाभियोग पर अंतिम साइन कौन करता है, अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति करता है, और फिर वो आप कह सकते हो कि जो जस्टिस होता है वो अपने पद से हट जाता है, ठीक है ना। तो उच्चतम न्यायालय में जो है आप हम लोग देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता ही है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इससे पहले कुछ विवाद हुए थे इनकी नियुक्ति से संबंधित, यानी चीफ जस्टिस या जस्टिस के नियुक्ति से संबंधित कुछ वाद हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि एक वाद हुआ था 1982 में, 1982 में जस्टिस के नियुक्ति से संबंधित कुछ विवाद हुए थे, जिनको अगर मैं बताऊं तो उसमें क्या किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था 1982 में कि जब एक रूल ये है कि किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति
में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश सीजेआई से सलाह ले सकता है, यानी किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो होता है वो क्या करता है कि उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या करता है, सलाह लेता है। लेकिन 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने ही क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि परामर्श के दौरान चीफ जस्टिस इंडिया द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति जो है मानने को बाध्यकारी नहीं है। यानी चीफ जस्टिस ने किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अगर कोई सलाह दी तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन 1993 के दूसरे वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को बदलते हुए ये कहा कि उसने क्या कहा कि अब सीजेआई द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए यानी यहाँ पे कह दिया बाध्यकारी है। यानी 1982 के वाद में सीजेआई के सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी था। कौन? राष्ट्रपति क्या था? बाध्यकारी था। लेकिन 1993 के 1993 के वाद में क्या कहा गया, अपने ही निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, पलट दिया। अब क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो सीजेआई सलाह देता है राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरा वाद आया 1998 में। तीसरे वाद में क्या कहा गया, आइए उसके बारे में जानते हैं। कि कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया कि राष्ट्रपति जो होता है सीजेआई और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की कोलेजियम क्या होता है, यहीं पे आप जान लीजिए कि कोलेजियम क्या होता है। कोलेजियम जो है प्रेजेंट टाइम में, आज के समय में, यही जो वरिष्ठ न्यायाधीशों किसका समूह है, वरिष्ठ न्यायाधीश। कोलेजियम क्या होता है, वरिष्ठ न्यायाधीशों के 4-5 न्यायाधीशों का समूह होता है जो राष्ट्रपति को क्या करता है, सलाह देता है। यानी तीसरे वाद में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति सीजेआई व 4 यानी 5 न्यायाधीशों का समूह होता है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें क्या कहा गया, कोलेजियम कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोलेजियम क्या होता है, तो इसके बारे में आप जान लीजिए। ठीक। अब उसके बाद इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति सीजेआई व 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के कोलेजियम की सलाह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। ठीक है ना। लेकिन कोलेजियम को प्रायः क्या कर दिया जाता है, इसकी आलोचना कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसमें क्या कहा गया, आप कह सकते हो कि भाई भतीजावाद का आरोप लगाया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादा मुख्य न्यायाधीश के जो ज़्यादा नज़दीकी होते हैं या वरिष्ठ न्यायाधीशों के जो ज़्यादा नज़दीकी होते हैं, उन्हें ही क्या कर दिया जाता है, न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पर प्रायः क्या किया गया है, आरोप लगाया जाता रहा है कि यह व्यवस्था बंद होनी चाहिए। इसमें भाई भतीजावाद की बू आती है, आप कह सकते हो। ठीक। उसके बाद क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में एक संविधान संशोधन होता है।
एक संविधान संशोधन होता है, उसके बारे में जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और वो संविधान संशोधन था 99वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 99वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया? 99वें संविधान संशोधन में ये कहा गया, एक आप कह सकते हो कमीशन बना जिसे कहा गया NJAC। ये कमीशन बना, इसका पूरा नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी या कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कहा गया इन्हें, यानी इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें 6 सदस्यों का प्रावधान किया गया। यानी इसके द्वारा क्या गठन किया गया? इसका गठन किया गया। कब ये हुआ था? ये हुआ था 99वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें कहा गया कि 2 सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे? न्यायाधीश होंगे, एक विधि मंत्री होगा, 2 अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाएगी, और 3 सदस्यीय समिति के सदस्य CJI, PM और लोकसभा विपक्ष के नेता होते हैं। ठीक, यानी इसमें कहा गया कि अब जो नियुक्त किया जाएगा किसका? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, ये लोग शामिल होंगे और ये लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे किस राष्ट्रपति का किस जस्टिस का नियुक्त किया जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद न्यायाधीशों की योग्यता की अगर हम लोग बात करें, तो इससे पहले हमने बात की थी कि कम से कम जानकार होना चाहिए, अच्छा विधिवेत्ता, कानून का जानकार होना चाहिए। दूसरा कि हाई कोर्ट में 10 साल से ज्यादा वो क्या किया हो? प्रैक्टिस किया हो। ठीक, तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट में योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 5 वर्ष से अधिक, हाई कोर्ट में 10 वर्ष से अधिक, ठीक, क्या किया हो? प्रैक्टिस किया हो, या राष्ट्रपति की नजर में, या राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता हो। विधि का मतलब कानून का जानकार हो, तब उसे क्या किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, निम्नतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। निम्नतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, और अधिकतम आयु 65 वर्ष, 65 वर्ष के बाद वो क्या हो सकता है? रिटायर किया जा सकता है। ठीक है ना। हटाने की प्रक्रिया, साबित कदाचार या असमर्थता, जिस पे हम लोग बात कर चुके हैं। प्रस्ताव किसी भी सदन में, हटाने की प्रक्रिया जान लेते हैं। ठीक, तो हटाने की प्रक्रिया हमने इससे पहले थोड़ी सी चर्चा की थी कि हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में हटाना अगर हो तो किसी भी सदन में प्रस्ताव लाकर क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए? कम से कम 100 सदस्यों के लोकसभा में और 50 सदस्यों के राज्यसभा में
उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हों। 100 सदस्य लोकसभा के और 50 सदस्य राज्यसभा के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हों, यानी मौखिक नहीं लिखित हस्ताक्षर हों, तब प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या किया जा सकता है, उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। प्रस्ताव को सभापति अध्यक्ष अस्वीकार भी कर सकते हैं, यानी इस प्रस्ताव को, ये जो प्रस्ताव लाया गया वो अगर राज्यसभा में लाया गया, अगर राज्यसभा में लाया गया तो सभापति, लोकसभा में लाया गया तो अध्यक्ष क्या कर सकता है, स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो इनके आरोपों की जांच की जाती है और आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। यानी अगर प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव को सभापति या उपसभापति क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या होता है कि इनके आरोपी की जांच की कार्यवाही की जाती है और एक समिति गठित की जाती है। और समिति की गठित करने के बाद क्या किया जाता है, आरोपों की जांच की जाती है। समिति में 3 सदस्य होते हैं। जो समिति लाई जाती है, समिति में 3 सदस्य होते हैं। पहला सीजेआई या कोई जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का, कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का ही कोई जस्टिस एक होना चाहिए। दूसरा किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। और तीसरा कोई विख्यात विधिवेत्ता हो, इनकी एक समिति बनती है और वो समिति क्या करती है, इनके आरोपों की जांच करती है। और आरोपों की जब जांच होती है तो आरोप अगर सही पाया जाता है तो सदन में विशेष बहुमत से उसको पारित कर दिया जाता है, ठीक। इसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन भेजा जाता है। दूसरा सदन भी क्या करता है, उसे विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटा देता है, यानी राष्ट्रपति वो उसके बाद वो न्यायाधीश अपने पद से मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था इतना अनुच्छेद 124 के बारे में। अनुच्छेद 124 जो है सुप्रीम कोर्ट के गठन से लेकर उनकी योग्यता या ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 125 क्या कहता है, अनुच्छेद 125 में क्या कहा गया है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के बारे में भी बात की गई है। वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है। तो जो सीजेआई होते हैं, सीजेआई 2,80,000 सीजेआई का वेतन होता है। और अन्य जो होते हैं, अन्य न्यायाधीश, जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका 2,50,000 इनका वेतन होता है। और पेंशन की अगर हम लोग बात करें तो पेंशन इनके वेतन का 50% होता है, यानी जितना भी आप कह सकते हो कि वेतन पाते हैं जस्टिस, उनका पेंशन जो होता है उसका 50% होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 126, यानी 126 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त की बात की गई है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है और जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है ना। अब उसके बाद अगला आर्टिकल है 127, यानी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 128 है, तदर्थ न्यायाधीश 127 है और 126 आर्टिकल 126 के बारे में कहा गया है कि 126 क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी, अगर मुख्य न्यायाधीश जो है किसी प्रकार से लीव ले लेता है, छुट्टी ले लेता है या वो अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये कार्यकारी नियुक्ति तब तक कार्य करेगा जब तक नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है। ठीक। और ये कार्यकारी न्यायाधीश जो होता है वो वरिष्ठतम कोई न्यायाधीश होता है जिसको राष्ट्रपति उचित समझता है कि वो विधिवेत्ता है, ज्यादा जानकार है, तो उसको क्या कर दिया जाता है? कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक। अगला अगर हम लोग बात करें 128, आर्टिकल 128 की अगर हम लोग बात करें, अनुच्छेद 128 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी सेवानिवृत्त जस्टिस की नियुक्ति। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति से क्या मतलब है? जब कोई न्यायाधीश सेवा मुक्त हो गया तो फिर से क्या नियुक्त करना? तो इसमें कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में कार्य बोझ अधिक हो जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सीजेआई जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है, जिससे सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति होनी चाहिए। यानी कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का अगर वो रिटायर हो गया है तो सीजेआई राष्ट्रपति की सलाह पूर्व अनुमति से, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या कर सकता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश अगर चाह रहा है और सुप्रीम कोर्ट पर कार्य का दबाव ज्यादा बढ़ गया है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उन्हें फिर से क्या किया जाता है? नियुक्त कर दिया जाता है कि भैया आपको कुछ काम करना है। इसका जो वेतन भत्ता होता है राष्ट्रपति निर्धारित करता है, यानी वेतन जो होता है, वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। यानी कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश जब फिर से काम करने के लिए आता है तो राष्ट्रपति की पूर्व सलाह से सीजेआई नियुक्त करेगा, अगर वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश इच्छुक है तो। ठीक। और उसका वेतन भत्ता जो होता है वो कौन निर्धारित करेगा? वो निर्धारित करता है राष्ट्रपति। ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकारिता क्या है, उनके और पावर क्या हैं, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आशा है कि आप लोगों को मेरा ये क्लास बेहतर लगा होगा। एक बार पढ़िएगा तो जरूर रिव्यू दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो धन्यवाद, राधे राधे, आप सबका दिन शुभ हो।